सेक्शन को डिस्कस किया, ठीक है। जॉब लेटर को कवरिंग लेटर भी कहते हैं। अब हम एक छोटा सा सीवी का टेम्पलेट देख लेते हैं कि आप किस तरह से अपनी एक अच्छी सीवी डिजाइन कर सकते हैं। जब भी आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो आप एक अच्छी सी सीवी के साथ, ये तो हमें बाकी सारी चीजें पता है कि वो रिलेवेंट होनी चाहिए और उसमें कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं होनी चाहिए। एक जनरलाइज्ड सीवी बना के आप हर चीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है आपकी सीवी उससे रेलेवेंट होनी चाहिए। तो बाकी हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि आप अपनी सारी और जो इंफॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं। जो जिस तरह से आपने अपने डेटा को, अपनी इंफॉर्मेशन जिसको आप अपने एम्प्लॉयर्स के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, उनके साथ किस तरह से इफेक्टिव वे में शेयर करनी है, यहाँ पर हम इन सब बातों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं स्टार्ट से। आपको टॉप पर नेम लिखा नजर आ रहा है। अक्सर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, यहाँ पर बड़ा बड़ा सीवी कैपिटल में बोल्ड में लिख देते हैं, या फिर करिकुलम विटाए बड़ा बड़ा बोल्ड में लिख देते हैं। तो इज दैट मोर इम्पोर्टेंट और योर नेम इज मोर इम्पोर्टेंट? ऑफ कोर्स योर नेम। किसी ने ये नहीं देखना कि मुझे ये सीवी भेजी है करिकुलम विटाए ने या फिर सीवी ने भेजी है, ठीक है। सब लोग आपका नेम देखते हैं। आपका नेम आपका कोर्स इंट्रोडक्शन होता है। फिर आ जाता है आपका एड्रेस। आप अपना एड्रेस मेंशन करते हैं, फिर उस एड्रेस के नीचे फोन नंबर मेंशन करते हैं, अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करते हैं। अब ईमेल एड्रेस यहाँ पर फोन नंबर के बिल्कुल आगे लिखा हुआ है, लेकिन ईमेल एड्रेस को आप फोन नंबर के नीचे भी लिख सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि बिल्कुल सेंट्रलाइज डिटेल जो है वो आपका नेम हो, आपका एड्रेस हो, आपका ईमेल नंबर हो। एड्रेस के साथ साथ ईमेल एड्रेस और फोन नंबर इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि आजकल हम ज्यादातर जो हार्ड फॉर्म में मेल्स भेजने वाला ट्रेंड है ना, वो खत्म हो चुका है। तो आजकल क्या क्राइटेरिया है, क्या ट्रेंड फॉलो किया जाता है? आजकल हम लोग ईमेल्स पर ज्यादा रिलाई करते हैं, फोन नंबर्स पर ज्यादा रिलाई करते हैं। बात लोग खुद को करने की अगर आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि आप अपने इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को शेयर करें, तो आप उनको थोड़ा सा अच्छे तरीके से यूज करने की कोशिश क्या करें, मिस यूज या एक्सप्लॉइट ना क्या करें। तो आवाज किसी को भी क्लियर नहीं आ रही है या सिर्फ सबीहा का या मरियम का कुछ इशू आ रहा है? मैम आपकी आवाज मुझे क्लियर है। मैम नहीं। अच्छा, बल्कि आपकी बैकग्राउंड की भी आवाज आ रही है। मरियम या सबीहा या जिसका भी इशू है, बेटा आप अपने इंटरनेट कनेक्शन प्लीज चेक कर लें। अगर आप अपने इंटरनेट डिवाइस से जरा डिस्टेंस पर हैं तो आप उसके नजदीक बैठ जाए, आई थिंक इट विल वर्क। तो लेट्स कंटिन्यू विद आवर क्लास। और अगर आपने आइंदा अपने माइक्रोफोन्स को विदाउट एनी क्वेरी ऑन रखा तो फिर मैं आप सबको म्यूट कर दिया करूंगी और मैं सिर्फ तब आपको अनम्यूट करूंगी जब आप हैंड रेज करें। थोड़ा सा ख्याल रखा करें इस बात का। आप बड़े हो गए, आप छोटे बच्चे हैं। तो हमने एड्रेस और नेम देखा कि कैसे इसको मेंशन कर सकते हैं। नेम के साथ ईमेल एड्रेस और फोन नंबर बहुत जरूरी है क्योंकि दे आर नॉट गोइंग टू रीच आउट टू यू बाय सेंडिंग यू सम मेल्स और सेंडिंग यू सम पोस्ट, राइट। आपको कोई पोस्ट ऑफिस के थ्रू या इस तरह से कोई हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजेगा। आपकी जो इवन अपॉइंटमेंट लेटर है वो भी आपको इस तरह से नहीं भेजा जाता। आजकल ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं। आजकल हम ज्यादातर रिलाई करते हैं ईमेल्स पर और कॉन्टेक्ट पर। तो इसलिए आप अपना जो ईमेल है, एड्रेस और अपना फोन नंबर वगैरह ये सारी डिटेल जरूर मेंशन करें और बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से शेयर करें। जैसे देखिए नेम जो है बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। आप जरूरी नहीं कि आप उसको ब्लू में ही रखें, आप नेम को बोल्ड कर सकते हैं और उसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर दें। बाकी का रेगुलर फॉन्ट जैसे हम 12 रखते हैं, 1.5 स्पेसिंग रखते हैं, तो वो सारी चीजें आप उसी तरह से। फिर आ जाते हैं पर्सनल स्टेटमेंट की तरफ। पर्सनल स्टेटमेंट होती है हमारी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। हम इसको पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ देखें कि एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट उन्होंने किस तरह से लिखी है। A conscientious and professional personal assistant with extensive experience in administration। अब देखिए अपनी फीचर्स क्या क्या शो की हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि एन एक्सीलेंट एंड प्रोफेशनल
और सेल्फ मोटिवेटेड पर्सनल असिस्टेंट, राइट। कंसेंशियस एंड प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब होता है कि आप अपने प्रोफेशन को बहुत सीरियस ले रहे हैं, आप इमेच्योर बिहेवियर नहीं रखते। कंसेंशियस का मतलब ये होता है वो इंसान जो अपने जमीर की भी बात सुनता है, जो रियलाइज कर सकता है राइट और रॉन्ग के दरमियान में, ठीक है। तो व्हेन यू कैन डिस्टिंग्विश योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हेन यू कैन डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग, और राइट एंड रॉन्ग की डिस्टिंक्शन हमारी प्रोफेशनल लाइफ में सिर्फ यही होती है ना कि आप जो अर्न कर रहे हैं, आप अपने प्रोफेशन से जो भी अर्निंग कर रहे हैं, आप क्या वो अपना बेस्ट फुट इन दे रहे हैं कि आपको इतनी सैलरी दी जाए, राइट। यही होती है ना कॉन्सेंशियस होना। तो हम प्रोफेशनलिज्म में कंसेंशियस को इसी तरह ऑब्जर्व करते हैं। With extensive experience in administration, आप ये CV है administration से related, PA and secretarial roles। अब यहाँ पर वो अपने जो past experiences है उनको भी briefly mention करें कि मेरे experiences किस किस field में रहे हैं। तो administration रहे, पर्सनल असिस्टेंट होती है, PA जो है वो पर्सनल असिस्टेंट की शॉर्ट फॉर्म है, एंड सेक्रेटेरियल रोल। currently seeking a new position as an executive personal assistant। तो हमने एक्चुअली ये बात हमारी ये आ रही है कि करंटली सीकिंग कौन सी पोजीशन है उनकी, अभी वो करंटली किस पोजीशन को सिक्योर करना चाह रहे हैं अपने लिए। यस अलीजान प्लीज। मैम ये पीए और पीएन में क्या मैम? सॉरी मैम पीए और पीएन में क्या डिफरेंस है मैम? PA और पीएन। PEON। यस मैम। Well, PN is somewhat different. PA is sort of an official job, ठीक है। पर PA में पर्सनल असिस्टेंट आ जाते हैं, और पर्सनल असिस्टेंट का मतलब ये होता है कि जिस भी पर्सन के आप पर्सनल असिस्टेंट हैं, you're sort of a secretary to them, राइट। आप उनकी अपॉइंटमेंट्स का ख्याल रख रहे होते हैं, आप उनकी डॉक्यूमेंट्स की मैनेजमेंट रख रहे होते हैं, आप उनकी समटाइम्स तो PA की ये भी जॉब होती है कि जो एक्चुअली जो CEO होते हैं, ही इज एट द बैकग्राउंड, और वो सारे के सारे जो ऑर्डर्स हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही हैं, वो किसके थ्रू करवाते हैं? पर्सनल असिस्टेंट के थ्रू करवाते हैं। तो यू कैन से कि इफ somebody is personal assistant to CEO, तो he would be like a shadow of CEO, right? अब डिफरेंस पता चल गया? यस मैम। So a highly organized and efficient individual whose thorough and precise approach to projects has yielded excellent results। अब वो अपना इंट्रोडक्शन किस तरह से दे रहे हैं कि मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ, हाईली ऑर्गेनाइज्ड हूँ, एफिशिएंट भी हूँ, एंड माय प्रिसाइज अप्रोच। थॉरो और प्रिसाइज का मतलब होता है वेरी मच टू द पॉइंट। तो मैं इस तरह की, अब उसने ये नहीं कहा, जो राइटर है उसने ये नहीं कहा कि आई एम अ पर्सन विद थॉरो एंड प्रिसाइज अप्रोच, राइट। उन्होंने अपनी थॉरो और प्रिसाइज अप्रोच के बेनिफिट्स बताए हैं कि मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को मेरी इस कैपेबिलिटी, इसके लिए बेनिफिट्स क्या क्या हो चुके हैं। So what are the benefits? Thorough and precise approach to projects has yielded excellent results। इसके कुछ results भी achieve हुए हैं। Recent achievements with my current employer include the implementation of an innovative new filling and indexing system। तो new filling और indexing systems जो थे इस तरह से, और भी जो रिसेंट अचीवमेंट थी उनके वो रिलेट कर रहे हैं अपने करंट एम्प्लॉयर से जहां पर वो अभी जॉब कर रहे हैं, राइट। तो जब एक पर्सन ऐसी जॉब के लिए अप्लाई करे कि वो रिसेंटली भी कहीं जॉब करे, वो अनएम्प्लॉयड भी नहीं है, और वो नेक्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करे, इसका मतलब कि वो बेटर अपॉर्चुनिटीज को सीख करें, राइट। वो कुछ जिस करंट स्टेटस पे अभी जॉब कर रहे हैं उससे ज्यादा बेहतर स्टेटस के लिए वो अप्लाई करें। और इसी तरह के कैंडिडेट्स को वेटेज भी दी जाती है, और कोई जो अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स होते हैं और वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, उनको वेटेज नहीं दी जाती है जॉब करने के लिए। तो वो अपनी जो करंट ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरह के बेनिफिट्स को प्रोवाइड कर चुके हैं, अब वो उनको रिलेट करें कि मेरी इन स्किल्स की वजह से मेरी इस करंट एम्प्लॉयर ने या ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या बेनिफिट्स अचीव किए हैं, सिक्योर किए हैं, राइट। फिर आ जाते हैं की स्किल्स पर। पर्सनल स्टेटमेंट क्लियर है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव्स को चेक करते हैं, उसके अलावा अपना
एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस में और प्रीवियस परफॉर्मेंस में किस तरह से इम्पोर्टेंट रहे हैं एज अ प्रोफेशनल। अब आ जाते हैं की स्किल्स पर। 80 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग। अब ये एक स्किल है, समटाइम्स जैसे हम स्किल्स को एंड पर भी मेंशन करते हैं, तो हम पर्सनल स्टेटमेंट के बाद ना ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आ जाते हैं, सॉरी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं। लेकिन की स्किल्स को आप क्योंकि ये एक इंटरनेशनल फॉर्मेट था, पाकिस्तान में प्रेफरेंस यही दी जाती है, तो आई वुड सजेस्ट कि जब आप पेपर में अपनी सीवी लिख रहे हो वहां पर भी आप की स्किल्स को एंड पर ले जाइएगा, राइट। तो की स्किल्स में आप किस तरह से लिख सकते हैं। आजकल कंप्यूटर हमारी बहुत यू कैन से एसेंशियल रिक्वायरमेंट, राइट। अगर आपको आप कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, आपको लैपटॉप बिल्कुल यूज नहीं करना आता, कंप्यूटर बिल्कुल यूज नहीं करना आता, आप इवन कि आप डेटा प्रोजेक्टर को सेट नहीं कर सकते, तो आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई जरूरत ही नहीं है। कि अगर कोई बंदा डेटा प्रोजेक्टर को सेट करने के लिए भी किसी पर डिपेंडेंट होता है, इसका मतलब कि वो तो अपना कोई काम, अपनी प्रेजेंटेशन तो वो खुद से नहीं दे सकता, तो उसको तो हर चीज में हेल्प चाहिए होगी। इस तरह के लोगों को क्या करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन को तो ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनको एक असाइनमेंट दी जाए, वो अकेले उस असाइनमेंट को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एफिशिएंटली पूरा करके वापस कर दें। तो you're supposed to mention your skills, your abilities related to technology। ठीक है, आपको टेक्नोलॉजी में बहुत एफिशिएंट होना भी चाहिए और अपनी स्किल्स को मेंशन भी करना चाहिए। उसके अलावा बाकी कुछ हो जो स्किल्स आपकी हो और आपको वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल लग रही हो, आप उनके लिए जरूर मेंशन करें। जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन में अच्छे हैं, आपको कोई कहीं से आपने वैसे ही सीख लिया, चलो आपकी डिग्री बेशक नहीं भी है, लेकिन आपको आती है, आपको डिजाइनिंग वगैरह आती है, आपको कोई और स्किल्स आती हैं, तो आप उनको मेंशन करें अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है। और अगर आपको बाकी कैंडिडेट से थोड़ी सी डिस्टिंक्शन प्रोवाइड कर सकती है। यही होता है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, गुड स्पोकन स्किल्स हो गया, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स हो गया, ये तो सबने लिखी होती है अपनी सीवी में, आपको थोड़ी सी डिफरेंट लिखनी है जो आपको सिग्निफिकेंट प्रोवाइड करें, आपको एक अच्छा कैंडिडेट बनाए एम्प्लॉयर की नजर में। तो आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं पोस्ट में कि आप कितने वर्ड्स पर मिनट टाइप करें। इसका मतलब अगर आपको कोई टाइपिंग का भी टास्क दे दिया जाता है तो आप उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। 80 वर्ड areas of communication from Microsoft Office including Excel, Word and PowerPoint, राइट। तो अगर आपने बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी लिख देते हो और यहाँ पर आपने स्पेसिफाई कर दिया कि आपकी क्या क्या कंप्यूटर स्किल्स है, तो इसमें डिफरेंस होता है। अब उनको पता होगा कि जब हमें वर्कशीट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी तो तब हमें ये पर्सन हेल्पफुल है, जब हमें वर्ड पर काम करना है, कोई स्लाइड बनानी है, पावर पॉइंट को यूज करना है, तो फिर ये पर्सन हमारे लिए हेल्पफुल है। इसी तरह से excellent communication skills both written and verbal. Accredited number of APA, Association of Personal Assistant। अब वो क्या कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे नंबर में मेरे पास ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो मेरे लिए काम करेंगे, तो इसलिए आप मुझे, ऐसा पॉसिबल है कि आप मुझे कोई बिगर असाइनमेंट दें तो वो भी मैं अकम्प्लिश करने के लिए सक्सेसफुल रहूं। फुल्ली क्वालिफाइड फर्स्ट एडर। फर्स्ट एडर क्या होता है, ये आइडिया? रेस्क्यू की जो बेसिक ट्रेनिंग होती है ना, उसके बाद जो आप ट्रेनिंग लेके बनते हैं तो वो होता है फर्स्ट एडर, राइट। कि आप किसी भी इंसान को फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट एडर्स की ऑर्गेनाइजेशंस को काफी हद तक जरूरत होती है। इनकेस कोई एम्प्लॉय, कोई स्टूडेंट, स्पेशली अगर हम एकेडमिक इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, तो आपने वहां पर कभी आप स्कूल में, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके स्कूल में एक वो नर्स या हेल्थ वर्कर या इस तरह के भी कोई एक मेडिकल रूम के लिए एक अपॉइंटमेंट की जाती होगी, राइट। तो ये जो मेडिकल रूम के लिए अपॉइंटमेंट की जाती हैं, ये फर्स्ट एडर्स को ही अपॉइंट किया जाता है। लेकिन बेनिफिट क्या होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, अगर आप फर्स्ट एडर हैं और आप मैनेजमेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को एक फर्स्ट एडर अपॉइंट नहीं करना पड़ेगा। कोई 20, 30, 40,000 उनको पे करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, बल्कि वो जो जरूरत पड़ेगी वो आप उनकी जरूरत को पूरा कर रहे हो, राइट। तो आपको बेशक इसके लिए एक्स्ट्रा सैलरी नहीं भी दी जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन आप उनकी प्रायोरिटी पर जरूर आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? लेकिन स्किल्स की हमने बात कर ली है, लेकिन स्किल्स को हमने एंड पर मेंशन करना होता है। तो अब आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री पर। हम लोगों ने बात क्या की थी कि रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं हम
अपनी डिटेल्स को सीवी में मेंशन करने के लिए। तो सबसे लेटेस्ट जो उनकी जॉब है वो क्या है? उनकी लेटेस्ट जॉब है, जिस पर्सन की हम सीवी डिस्कस करें उनकी लेटेस्ट जॉब है PA2 पर्सनल मैनेजर। कंपनी नेम लिखते हैं और लोकेशन लिख देते हैं। ठीक है, आपकी जो जॉब की डेजिग्नेशन है, अब ये वाली जो ये जो PA2 पर्सनल मैनेजर लिखा हुआ है ना, ये उनकी जॉब है। ठीक है, जो उनकी पोस्ट है जिस पर वो काम कर रहे हैं। और फिर यहाँ आ जाता है हमारे पास कंपनी का नेम, जिस भी कंपनी में आप काम करते रहे, और यहाँ पर लोकेशन में उसकी लोकेशन लिख दी जाती है। ठीक है, जैसे आपकी कॉलेज की लोकेशन लिख दी जाती है फैसलाबाद रोड सरगोदा, तो इस तरह से हम लोकेशन लिख रहे होते हैं। यहाँ पर इसके बिल्कुल नीचे हमने क्या करना है, हमने मेंशन करनी है कि हमारी ड्यूरेशन क्या हो चुका है इस जॉब का। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि अच्छी सीवी वो होती है जिसमें जॉब्स में कोई गैप नहीं आया होता। इस सिचुएशन में भी क्या हो रहा है, जॉब में कोई गैप नहीं देखेंगे। अप्रैल 2011 से जॉब स्टार्ट हुई है और करंटली वो पर्सन जो न्यू जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी लोगों के साथ काम कर रहे हैं। अब आ जाते हैं अचीवमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये सब इनकी अचीवमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कब की, जो इन्होंने इस दिस वेरी जॉब ड्यूरिंग दिस वेरी जॉब ही हैज अचीव्ड, राइट, इस पर्टिकुलर जॉब में रहते हुए जो उन्होंने अचीव की है। इनमें फर्स्ट नंबर पे आ रही है इम्प्लीमेंटेड अ चेंज ऑफ स्टेशनरी सप्लायर रिड्यूसिंग कॉस्ट बाय 20%। अब जो उनके स्टेशनरी सप्लायर्स थे उनकी थोड़ी सी चेंजेस लेके आए थे और इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का 20% एक्सपेंडिचर जो है वो सेव कर लिया था जो स्टेशनरी पे जा रहा था। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने पैसे तो सेव करने होते हैं ना, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि जब हम बिजनेस करें तो हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें उससे। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं रीऑर्गेनाइज द मीटिंग बुकिंग प्रोसेस। मीटिंग की बुकिंग का जो प्रोसेस था उसको मैंने रीऑर्गेनाइज किया। अब यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो बेनिफिट्स हो रहे होंगे, जरूरत होगी तो रीऑर्गेनाइजेशन करनी पड़ी है ना। Implementing an online system which all staff can access, leading to reduced diary conflicts within the team. तो पहले क्या होता था, उनको मेंशन करने होते थे अपनी डायरीज में, करने होते थे मेंशन जो उनकी अपॉइंटमेंट्स होती थी, जो मीटिंग्स होती थी। तो अब उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन सिस्टम पे ट्रांसफर कर दिया, स्विच कर दिया ऑनलाइन सिस्टम पे, जिससे सब स्टाफ मेंबर्स, सब फैकल्टी मेंबर्स उनको एक्सेस कर सकते थे। और इस तरह से क्या होता है कि उनका जो मीटिंग सिस्टम है वो इनहांस हो गया। इसी तरह डिवाइस एंड इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू फिलिंग एंड इंडेक्स सिस्टम for files resulting in greater ease of access and a more time efficient process. तो अब टाइम सेव करने के लिए है, और इसके बाकी वाले जो 2 पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को खुद देखने हैं। तो हम लोग इस तरह से अपनी अचीवमेंट्स जो हैं वो मेंशन करते हैं। जो आपने अचीव किया होता है, जो आपने चेंजेस किए होते हैं, आपने उनको भी मेंशन करना है। उसके बाद उनके जो रिजल्ट्स हुए होते हैं आपने उनको भी मेंशन करना है। तो लेटेस्ट से पहले वाली जॉब क्या थी, फ्रंट ऑफ हाउस रिसेप्शनिस्ट। फिर आ जाता है कंपनी नेम और लोकेशन आ जाती है। तो फ्रंट ऑफ हाउस रिसेप्शनिस्ट का मतलब है कि जो फ्रंट लाइन फाइटर्स होते हैं, राइट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप एंटर होते हैं, आपने सबसे पहले जिस इंसान को मिलना है वो आपके माइंड में उस ऑर्गेनाइजेशन का इम्प्रेशन कास्ट करेंगे, राइट। तो achievements and responsibilities पे देख लेते हैं। presenting a professional and friendly first impression of the film to all visitors and clients। ठीक है, तो अब इन्होंने अपनी स्किल्स के थ्रू एक फ्रेंडली और फर्स्ट इम्प्रेशन जो इन्होंने क्रिएट करते थे वो अच्छा प्रोफेशनल और फ्रेंडली फर्स्ट इम्प्रेशन होता था इन द माइंड ऑफ विजिटर्स एंड क्लाइंट्स। तो विजिटर्स ये होते हैं ना जो बाद में क्लाइंट्स बन जाते हैं, राइट। हम यही देखते हैं कि अगर आने वाले इंसान पर आप ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा इंप्रेशन डाल रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो आपके लिए अच्छे क्लाइंट साबित होंगे, वो आपके साथ काम करने में इंटरेस्ट शो करेंगे। मैनेजिंग इनकमिंग फोन कॉल्स एंड मेल्स। अच्छा, बीइंग अ रिसेप्शनिस्ट उन्होंने ये वाली एक्टिविटीज या ये जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये भी परफॉर्म की थी कि वो जो फोन आते थे जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए आते थे या लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्टेड होते थे वो बेसिक इंफॉर्मेशन जानने के लिए कॉल करते थे, मेल्स करते थे, तो ये उनको भी रिस्पॉन्ड करते थे और ईमेल्स को भी रिस्पॉन्ड करते थे, राइट। फिर ऑर्गेनाइजिंग स्टेशनरी ऑर्डर्स एंड लाइजिंग with suppliers to meet business request।
अब लाइसेंस मीन्स कमिटिंग, ठीक है, तो वो कमिटमेंट्स करते थे और ऑर्गेनाइज करते थे स्टेशनरी ऑर्डर्स का मतलब कि दूसरों को ऑर्डर्स देते थे जो जिसके बाद उन्होंने चीजें जो थी वो लेनी है दूसरों से और उनको पे कर देनी है, वो चीजें लेनी है जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। और उसके साथ साथ जो इनके पास ऑर्डर्स आए हुए क्लाइंट्स के या विजिटर्स के, इन्होंने उनको भी मैनेज कर। तो ये सब ऑर्गेनाइजिंग, अच्छा ये हमने देख लिया। रिप्लेनिशिंग एंड रीस्टॉकिंग द बार, ऑलवेज इंश्योरिंग हाई लेवल स्टॉक मार्केट, सॉरी स्टॉक मैनेजमेंट एफिशिएंसी। रिप्लेनिश का मतलब भी रिस्टॉकिंग के सेंस में आता है और रिप्लेनिश का मतलब होता है कि आप किसी चीज को रिवाइव कर रहे हैं, राइट, रीफिल कर रहे हैं। तो रिप्लेनिश एंड रीस्टॉकिंग, रीस्टॉकिंग में यही होता है ना कि आपका स्टॉक खाली हो गया, आप उसको रिफिल कर रहे हैं, रीस्टॉक कर रहे हैं, किसी भी एरिया को, स्टोर को रीस्टॉक कर रहे हैं। तो वो क्या करते थे, वो इंश्योर करते थे कि स्टॉक मैनेजमेंट एफिशिएंसी है हमारे पास, वी आर हैविंग एनफ स्टॉक फॉर आवर क्लाइंट्स फॉर आवर विजिटर्स, हमारे पास स्टॉक की कमी नहीं होगी, राइट। So also assume the role of fire or health and security officer for the entire staff, entire office staff. कि अब वो जो हेल्थ ऑफिसर या सिक्योरिटी या सेफ्टी ऑफिसर थे उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते थे। तो यहाँ तक हमारी सेकंड जॉब की डिटेल्स आ गई। यहाँ तक क्लियर है, कोई बातें समझ नहीं आई? मैम क्लियर है मैम। ये थर्ड जॉब है, सेक्रेटरी की जॉब है, कंपनी का नेम है, लोकेशन है। और अब आप एक चीज नोट करें कि यहाँ पर जो जॉब है वो इनकी स्टार्ट हुई है 2010, जून 2010 से अप्रैल 2011 तक वो जॉब कर रहे हैं, जो कि फ्रंट ऑफ हाउस रिसेप्शनिस्ट, राइट। अब इससे पहले वाली जो जॉब थी वो इनकी जॉब है अक्टूबर 2007 से मई 2010, राइट। तो ये सारी की सारी जॉब्स हैं, ये कंसिस्टेंटली चल रही हैं, इनमें कोई ब्रेक कोई गैप नहीं आ रहे। ये एक बहुत अच्छी बात है किसी भी एम्प्लॉय को सीवी की। तो इसकी अचीवमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेते हैं। मेंटेनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द कंपनी फिलिंग सिस्टम, filing system, and answering incoming calls, typing all necessary documents and correspondence as required, printing and supplementary notes as required, running professional errands. Errands mean professional events. तो यहाँ पर भी बेसिक किस्म की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि जो ये परफॉर्म करते रहे। फिर आ जाते हैं, अब हम रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को जब ऑब्जर्व करते हैं तो पहले एक्सपीरियंस आता है ना, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस बाद में गेन किया था। लेटेस्ट फर्स्ट का ऑर्डर जो है उसको फॉलो किया जाता है, ठीक है, लेटेस्ट फर्स्ट। तो मैंने आपको शायद ये फ्रेज कहा भी था कि इसको याद रखने की कोशिश करें, आपके लिए हेल्पफुल होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं एजुकेशन की तरफ। एजुकेशन में जो आपकी लेटेस्ट एजुकेशन की वो आपने सबसे पहले लिखनी है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि आप अपनी लेटेस्ट एजुकेशन की बेस पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आप अपनी बीएस इंग्लिश की डिग्री की बेस पर अप्लाई करेंगे, राइट। इंटरमीडिएट की जॉब, सॉरी इंटरमीडिएट के बेसिस पर अप्लाई करेंगे, चांस बहुत कम है, बहुत रेयर है। तो ओके, कॉलेज और स्कूल नेम यहाँ पर आपने मेंशन करना है जहाँ पर आपने अपनी लेटेस्ट डिग्री ली है, और उसके साथ ही आपने अपना ईयर ऑफ ग्रेजुएशन भी मेंशन कर दिया है, तो आपने इस ईयर में डिग्री लिया है। उसके बाद आ रही है आपकी डिग्री की डिटेल्स। हमने डिटेल्स जो थी डिग्री की उसमें ये बात डिस्कस की थी कि अगर तो आपके ग्रेड बहुत अच्छे हैं तो आपको ग्रेड को लिखते हैं, अगर अगर आपको खुद ही को ग्रेड्स अच्छे नहीं लगे और आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो डेफिनेटली एम्प्लॉयर्स कैसे आपके ग्रेड्स को अच्छा समझेंगे। तो इसलिए फिर आपको अगर लग रहा है कि आपके बहुत कम ग्रेड्स हैं तो आप मेंशन ना करें। और यहाँ पर देखें कॉलेज का स्कूल का नेम आ रहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं। हाँ, तो इनकी जो इन्होंने डिग्री ली थी वो क्या थी, वो ए लेवल थी। इसमें सब्जेक्ट्स क्या थे जो मेजर थे वो मेंशन किया। जनरल स्टडीज है, उसमें ग्रेड क्या है बी, इंग्लिश में ग्रेड है सी, मैथमेटिक्स में ग्रेड है सी। और स्कूल नेम पर आ जाते हैं। तो स्कूल नेम अगेन कॉलेज से पहले जहाँ पर आप पढ़ते रहे थे वो आपका स्कूल था। तो हम यूजुअली पाकिस्तान में क्या करते हैं, आपकी जो मैट्रिक्स के ऑनवर्ड की एजुकेशन होती है ना, हम उसको मेंशन करते हैं। बिफोर मैट्रिक, बिफोर 9th क्लास, अब जहाँ पर भी पढ़ते हैं डजंट मैटर, उससे एम्प्लॉयज को कोई गर्ज नहीं है। तो सेम हैपन्स एट इंटरनेशनल लेवल एज वेल। आप जो ए लेवल्स की और ओ लेवल्स के उसके बाद आपकी जो यूनिवर्सिटीज की डिग्री होती है उनको कंसिडर किया जाता है।
अगर मीटिंग का टाइम आउट हो जाए तो आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। तो स्कूल नेम मेंशन करना है, उसके बाद आपने ब्रैकेट में ईयर के साथ मेंशन करना है कि आप कब से कब तक स्कूल में पढ़ते रहे हैं, और इसकी ये जो स्कूल में इस स्कूल में पढ़ने का टाइम होता है, एक्चुअली यहाँ पे आप बताते हैं कि आपने ये डिग्री किस ड्यूरेशन में की है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इंटरमीडिएट किया है 2011 से 2013 तक, ठीक है, तो आप ये बात मेंशन करें। अगर आपने बीएस इंग्लिश किया है 2019 से 2023 तक, तो आप उसको इसी तरह से मेंशन करें। फिर आ जाते हैं अब यहाँ पर आपकी डिग्री क्या थी, आपका जो डिग्री का टाइटल था वो क्या था, 10 GCSE ग्रेड 8 थी, और फिर इंक्लूडिंग मैथ एंड इंग्लिश, ये आपकी डिग्री की डिटेल आती है। और फिर हॉबीज एंड इंटरेस्ट की तरफ आ जाते हैं। इस आप कि आप क्या क्या हॉबीज और क्या क्या इंटरेस्ट मेंशन करना चाहते हैं, लेकिन अगेन वही बात के बेहतर ये होता है कि आपको हॉबीज और वो इंटरेस्ट मेंशन करें जो एम्प्लॉयर्स के लिए भी इंटरेस्टिंग होते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि एम्प्लॉयर्स, अगर आप किसी स्किल्स में अच्छे हैं तो एम्प्लॉयर्स आपकी स्किल से एंटरटेन होना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो ये चाहेंगे कि आप जिन हॉबीज, आपकी हॉबीज जो है वो एम्प्लॉयर्स के लिए प्रोडक्टिव हों, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एम्प्लॉय या कोई कैंडिडेट स्कूल टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके पास ये जो इवेंट मैनेजमेंट की एबिलिटीज होती हैं, ये या फिर डेकोरेशन की जो कैपेबिलिटीज होती हैं, ये एज हॉबीज एज इंटरेस्ट होना बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, राइट। कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसको ड्रामा परफॉर्मेंस में इंटरेस्ट है, जिसको इवेंट मैनेजमेंट करना अच्छा लगता है, डेकोरेशन करना अच्छा लगता है, ठीक है, तो वो स्कूल के लिए एक बेनिफिट, एक असेट प्रूव हो सकते हैं। असेट का मतलब होता है साथ, ठीक है। तो वो स्कूल के लिए अपनी जॉब के अलावा भी जो कुछ फैसिलिटीज दे सकते हैं, तो वो स्कूल के लिए या इंस्टीट्यूट के लिए बेनिफिशियल होता है। और फिर एंड पर आ जाते हैं रेफरेंसेस। हॉबीज और इंटरेस्ट से पहले आती है आपकी स्किल्स, और स्किल्स के बाद हॉबीज एंड इंटरेस्ट आती है, फिर आ जाते हैं रेफरेंस। तो दैट इज ऑल फॉर आवर सीवी। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, एक जॉब लेटर देखते हैं, जो हम देखेंगे कि या कवरिंग लेटर देखते हैं, जिससे हम थोड़ा सा आइडिया करेंगे कि आप एक अच्छा कवरिंग लेटर किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मीटिंग एंड कर देती हूँ, क्योंकि मीटिंग खुद भी एंड होने वाली है, तो बजाय इसके कि अब्रप्टली एंड हो जाए, हम खुद ही एंड कर देते हैं। आप लोग न्यू मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज, फिर हम लेटर स्टार्ट करेंगे, जॉब लेटर। ओके मैम। कवरिंग। यस मैम। मैंने एक और भी सीवी आपके साथ ग्रुप में शेयर की थी, जो ग्रेजुएट सीवी टेम्पलेट। ग्रेजुएट सीवी टेम्पलेट को आपने खुद रिव्यू मैम करना है। जी जी मैम, जो आपने सीवी मैम ग्रुप में शेयर की थी मैम, वो मेरा सॉफ्टवेयर में मोबाइल का वो वाला नहीं है मैम, शो ही नहीं थी हो रही। मैम आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह के अलावा पीडीएफ में कर सकती हैं मैम, दैट विल। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ में शेयर कर। थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम। तो आप लोगों ने वो जो ग्रेजुएट सीवी है वो खुद ही रिव्यू करनी है। ग्रेजुएट सीवी का मतलब था कि वो सीवी थी लिखी गई स्पेसिफिकली फ्रेश ग्रेजुएट से, राइट। तो अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आपने कहीं पर भी कोई एक्सपीरियंस गेन नहीं किया, तो फिर आप एक अच्छी सीवी किस तरह से लिख सकते हैं कि आपको एक्सपीरियंस लेने का चांस दिया जाए, राइट। क्योंकि आपने एक्सपीरियंस गेन करना है ना अपनी कैरियर के अर्ली स्टेज पर। तो फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए आप एक अच्छी सीवी किस तरह से लिख सकते हैं कि आपको एम्प्लॉयर्स अपॉइंट करके एक एटलीस्ट चांस दें, क्योंकि जब तक आपको चांस नहीं दिया जाएगा आप खुद को प्रूव नहीं कर सकते। तो आपको चांस दिया जाना तो जरूरी है, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप इस तरह की एक सीवी लिख लें, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, हेल्पफुल होगी, राइट। अच्छा, ये वाला जो हमारा जॉब लेटर है, हम इसमें दो चीजें देख रहे हैं। अच्छा, ये वाला जो फॉर्मेट है जिसमें आप अपना नेम और एड्रेस लिख रहे हैं पेज के राइट हैंड साइड की तरफ, और उसके बाद आप मूव कर रहे हैं पेज के राइट हैंड साइड की तरफ। ये पाकिस्तान में करंटली फॉलो होता है, लेकिन थोड़ा सा आउटडेटेड भी है और रिडंडेंट भी है। तो
ऑफिशियल भी यही है, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट ये करूंगी कि जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के अंदर आपने एग्जाम में अपेयर होना है तो आप ये वाला फॉर्मेट है, इसमें ये करें कि जो नेम है आपका इसको लेफ्ट हैंड साइड पर मैनेजर के ऊपर ही शिफ्ट कर दें, राइट? इज दैट क्लियर? ये बात समझ आ गई है? यस मैम। किसी को इस बात में कोई कंफ्यूजन कि आपने नेम और एड्रेस राइट हैंड साइड पर नहीं लिखना, लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना है? हमारी सारी की सारी डिटेल्स जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड पर ही आ रही है। वो जो लेटर्स थे वो आपके पर्सनल लेटर तक ये बात चल सकती है कि आप एग्जामिनेशन हॉल से दिए भी जो है वो राइट हैंड साइड पर लिखे, और बाकी अब जब आपने सेंडर की तरफ जाना है तो सेंडर की डिटेल्स आप लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए। यहाँ पर आपने जब जॉब लेटर की बात आएगी तो इस तरह से नहीं करना, आपने स्टार्ट भी करना है लेफ्ट हैंड साइड से, आपने अपना नेम और अपना एड्रेस लेफ्ट हैंड साइड पर देना है, फिर एक लाइन का गैप रखना है, ठीक है? और फिर आपने हायरिंग मैनेजर के नेम और हायरिंग मैनेजर की कंपनी का नेम और कंपनी का एड्रेस, इस सब चीजों पर आ जाए, राइट? तो इसका मतलब कि सबसे पहले आपने सेंडर का एड्रेस लिखना है, पर्सनल एड्रेस लिखना है, राइट? जो आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पेज पर आ जाएगा। Make sure this is clear, please. एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेंडर का एड्रेस जिसमें आपका नेम आता है, जिसमें आपका एड्रेस आता है, समटाइम्स एड्रेस के साथ आप अपना फोन नंबर और ईमेल भी वहीं पर दे देते हैं। ये सब चीजें आएंगी पेज के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, राइट? इंडेंटेशन के बाद टॉप लेफ्ट कॉर्नर। उसके बाद हम एक लाइन का गैप रखेंगे, एक लाइन के गैप के बाद हम आ जाएंगे रिसीवर के या रेसिपिएंट के डिटेल्स पर। रेसिपिएंट की डिटेल्स में हमने क्या क्या मेंशन करती है, उसमें आ जाता है हायरिंग मैनेजर का नेम, हायरिंग मैनेजर की कंपनी का नेम और कंपनी का एड्रेस आ जाता है। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास ये जो आप रेड लाइट के साथ देख रहे हैं ये हमारा रेसिपिएंट का एड्रेस है। उसके बाद आ जाते हैं एक लाइन का अगेन हमारे पास गैप आ रहा है। तो ये जितने भी एड्रेसेस है ना हमारे पास, हम इनके दरमियान में एक एक लाइन का गैप छोड़ देते हैं। जब आप इसको पेपर में अटेम्प्ट करना है तभी आपने स्पेशली एक लाइन का गैप छोड़ना है। फिर जब हमने रिसिपिएंट का एड्रेस लिख दिया उसके बाद अगेन ये एक लाइन का हमारे पास गैप आ रहा है, और फिर हम आ जाते हैं टुडेज डेट, डेट पर आ जाते हैं। डेट के बाद फिर से एक लाइन का गैप। डेट के लिए जो भी ऑफिशियल फॉर्मेट आपने फॉलो करना है आप कोशिश करें कि एक अच्छा सा फॉर्मेट डिसाइड करें अपने लिए और उसको अप्लाई करें हर जगह पर। चाहे वो बहुत सिंपल है जिसमें हम सबसे पहले डे लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं, आप इसी को फॉलो कर लें। लेकिन जब आप मंथ को अल्फाबेटिकल सिस्टम में लिखते हैं ना तो फिर हमारा ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जो समटाइम्स कुछ कैंडिडेट्स मिस्टेकन ऑर्डर में मेंशन करते हैं जिसके बाद आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो जाते हैं। इसलिए सिंपल रहे लेकिन प्रिसाइज और करेक्ट रहे। मिस्टेकन, डोंट गो टुवर्ड्स मिस्टेक्स और एरर बाय कॉम्प्लिकेटिंग, ठीक है, थिंग्स। डोंट इनवाइट ट्रबल फॉर योरसेल्फ। तो हम डेट के बाद अगेन एक लाइन का गैप रखते हैं, फिर हम आ जाते हैं नेम ऑफ रेसिपिएंट पर। ये जो नेम ऑफ रेसिपिएंट होता है ये एक्चुअली सैल्यूटेशन होती है। इसके लिए हम वर्ड जो यूज करते हैं वो है सैल्यूटेशन का। हमने ये वर्ड पढ़ा था जब हम लेटर राइटिंग पर बात करते हैं, जॉब लेटर राइटिंग पे, तो हमने सैल्यूटेशन का वर्ड पढ़ा था कि अगर तो आपको पता है कि ये कौन है तो फिर आप इनका नेम लिख दें, और अगर आपको नहीं पता तो खाली डियर और वर्डी मिस्टर और मिसेस और मिस जो भी आप टाइटल देना चाहते हैं उससे उनको कॉल कर लें, राइट? उसके बाद प्रोसीड करते हैं आई विश टू अप्लाई फॉर द रोल ऑफ, इसके बाद हम जॉब टाइटल लिख देते हैं, ठीक है? ये एक सॉर्ट ऑफ मॉडल कह लें जिसको आप अपने हिसाब से अमेंड भी कर सकते हैं। करंटली बीइंग एडवर्टाइज्ड ऑन read.co.uk। अब हमने बात की थी कि जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो इंट्रोडक्शन होता है, हमने उनको बताना होता है हम किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हमने इस जॉब की एडवर्टीजमेंट कहाँ होते देखी थी, और फिर हम उनको बता रहे हैं प्लीज फाइंड एंड क्लोज माय सीवी फॉर योर कंसिडरेशन, राइट? अब हमने उनको बता दिया कि हमने इसकी एडवर्टीजमेंट यहाँ देखी थी, हमें इस जॉब के बारे में ऐसे पता चला था, हमारी सीवी भी ज्यादा टेस्ट है, आप इसको देखें। बाकी रीडिंग जो है वो उनकी मर्जी है कि वो पढ़ें या ना पढ़ें, क्योंकि जॉब लेटर थोड़ा सा इलाबोरेटिव भी होता है। और तो as you can see from my attached CV, I have over time period
ओवर, अब ये जो टाइम पीरियड है इसमें आपने मेंशन करना है कि कितना ड्यूरेशन का आपका एक्सपीरियंस है। ठीक है, आई हैव ओवर दिस टाइम पीरियड और दिस ईयर एक्सपीरियंस इन द सेक्टर इंडस्ट्री। अब आप बताएं कि किस किस्म की इंडस्ट्री में, वेदर द इंडस्ट्री इज प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, राइट। और इसके अलावा बताएं कि फैब्रिक इंडस्ट्री है या फिर फूड इंडस्ट्री। आपको इवेंट मैनेजमेंट में भी समटाइम्स पार्टिसिपेट करना पड़ जाता है, आपको कुछ और भी जॉब्स देखनी पड़ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कॉपरेशन से चलती हैं, कंपटीशन से नहीं चलती। Which when coupled with my enthusiasm and dedication, enthusiasm means passion, ठीक है, जब भी आप किसी चीज के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। डेडिकेशन मीन्स यू आर फुली डिवोटेड टू योर प्रोफेशन, राइट। जब आप बहुत ज्यादा डिवोटेड होते हैं अपने प्रोफेशन के लिए, ठीक है, तो आपने अपनी स्किल्स उसके बाद मेंशन कर देनी है कि मेरी ये वाली स्किल्स जो हैं इन्होंने मुझे हेल्प किया है कि मैं एक सक्सेसफुल और एफिशिएंट वे में परफॉर्म कर सकूं। और फिर हम लास्ट पैराग्राफ की तरफ आ जाते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कैन ब्रिंग दिस लेवल ऑफ सक्सेस विद मी टू योर ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प योर कंपनी बिल्ड अपॉन देयर रेपुटेशन एज set their position in market, learn through your research। कि आपने आपने उनके गोल्स, उनके जो एजेंडा थे उनके बारे में तो आपने पढ़ा था ना, इंटरनेट से सर्च किया होगा या फिर अपने कोई जानने वाले लोग जो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहे होंगे, आपने उनसे पूछा होगा कि अच्छा इस ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजीज क्या हैं, ये किस बात को प्रेफर करते हैं, किस बात को प्रेफर नहीं करते, ठीक है, इनका फोकस किस बात पर होता है। तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। हमने ये बात कर डिस्कस की थी फर्स्ट थिंग फर्स्ट में। फर्स्ट थिंग फर्स्ट में हमने देखा था कि सबसे पहली ये चीज है कि आप एम्प्लॉयर्स के बारे में जानते हो, तो आप सबसे पहले एम्प्लॉयर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आपने यहाँ लास्ट पैराग्राफ में बताना है कि मैंने जितनी सक्सेस और जितनी अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में सिक्योर की हैं, अचीव की हैं, उनके बाद मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट कैंडिडेट हूँ, मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट हूँ। ठीक है, और मैं अपनी फुल डिवोशन के साथ यहाँ पर काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। विद माय प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज आई बिलीव माय कंट्रीब्यूशन विल हैव एन इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। तो फिर ये कि मेरे यहाँ होते हुए आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्लरिश करेगी, वो सक्सेसफुल होगी, आप मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम आउटकम्स अचीव कर सकेंगे। यहाँ पर आप साइनिंग ऑफ करते हैं जब आप कहते हैं थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग विद यू टू डिस्कस माय एप्लीकेशन फर्दर। अब आप उनको बता रहे हैं, यहाँ पर इस लाइन में आप मेंशन कर सकते हैं, अगर आपकी कोई अवेलेबिलिटी आवर्स स्पेसिफाइड है ना, तो आप बता दें कि आपकी मीटिंग स्पेसिफाइड है, तो आप बता दें कि मैं इस टाइमिंग पर इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हूँ, आप मुझे इस टाइमिंग पर कॉल करें। और अगर तो आप इनिशियल स्टेटस पे हैं या आप इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट या इतने ज़्यादा कोई वेल रेप्यूटेड पर्सन नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उनको सिर्फ सिंपल कह देंगे कि मैं आपके साथ अपनी एप्लीकेशन को फर्दर डिस्कस करने के लिए वेट कर रहा हूँ या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। तो फिर आप इस तरह से साइनिंग ऑफ कर सकते हैं। फिर एक लाइन का अगेन गैप हम रखते हैं, फिर आ जाते हैं एंडिंग पर योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर नेम, कॉन्टेक्ट नंबर और सिग्नेचर। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई बात जो समझ नहीं आई? Everything is clear, ma'am. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। No questions, ma'am. Very fine. So today we are going to proceed with formal or official letter writing. राइट, हम बहुत ज्यादा डिटेल में तो इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम एक टच दे लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह इसको। तो आपको थोड़ा आइडिया होगा फॉर्मल या ऑफिशियल लेटर्स क्यों लेके जाते हैं? These letters are written to the authorities, ma'am. ठीक है, इसकी एक्चुअली हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं, Yes, लेटर्स ma'am. की डिफरेंट टाइप्स होती है, जिसमें हम
कुछ लेटर्स को इनफॉर्मल देखते हैं जिनको हम पर्सनल लेटर्स भी बोलते हैं, जैसे पुराने जमाने में लिखे जाते थे फादर्स को, मदर्स को फैमिली में लिखे जाते थे, या फिर रिलेटिव्स को लिखे जाते थे जो दूर रहते थे, जिनको विजिट नहीं किया जाता था, ठीक है। लेकिन अब हम उस तरह के इश्यूज को फेस नहीं करते करंट एरा में, ठीक है, कंटेम्प्रेरी एरा में। तो अब पर्सनल लेटर्स का जो ट्रेंड है वो काफी हद तक कम हो गया है, और ये सिर्फ जो हमारे आर्म ऑफिशियल्स होते हैं वो जब दूर दराज के एरियाज में जाते हैं तो वो अपने फैमिलीज को यूज करते हैं, वो वहाँ पे कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अदरवाइज अगर हम रूटीन में देखते हैं तो पर्सनल लेटर्स का कोई खास बेनिफिट नहीं है आजकल, इनको हम लिखने के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट अब है ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल लेटर्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑल्दो कि वो आपको हार्ड कॉपी ईमेल नहीं कर, सॉरी, हार्ड कॉपी आपको घर पे पोस्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो ईमेल जरूर करेंगे। तो आप अगर एक अच्छा ऑफिशियल लेटर लिख सकते हैं तो आप उसको ईमेल भी कर सकते हैं, राइट। तो ऑफिशियल लेटर में हमने फॉर्मेटिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है, ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ख्याल रखना होता है, हमारी लैंग्वेज का बहुत ख्याल रखना होता है। The best way to express an opinion or provide important information to others can be through an official letter. तो अगर आपने कोई अपने ऑफिशियल सर्कमस्टांसेस में अपने एम्प्लॉयज को या फिर अपने एम्प्लॉयर को या फिर वो एम्प्लॉयज जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके अथॉरिटी में काम कर रहे हैं, उनको आपने कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डिटेल्स शेयर करनी है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप उनको एक ऑफिशियल लेटर लिख दें। This is a professional way of to explain yourself while using simple and concise sentences to avoid taking up the reader's time. अब क्या करते हैं हम इसमें सिंपल और शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करते हैं, कंसाइज और प्रिसाइज सेंटेंसेस यूज करते हैं। प्रिसाइज और कंसाइज का मतलब होता है वेरी मच टू द पॉइंट एंड सिंपल, तो वो रीडर का टाइम भी सेव करते हैं और वो कॉम्प्रिहेंसिबल भी होते हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं। Official letters follow a specific structure or format that must be maintained throughout the entire document. ये हम बात पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये स्ट्रक्चर्ड बहुत ज्यादा होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, और हमने इस ऑर्गेनाइजेशन का ख्याल भी रखना होता है। तो यहाँ पर भी हम ऑफिशियल लेटर्स को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज एन ऑफिशियल लेटर, देख लेते हैं कि क्या होते हैं एक्चुअली ऑफिशियल लेटर। अब हम फॉर्मल रीडिंग की तरफ जाते हैं। An official letter, also known as formal letter, is a document professionally written for another company or business professional, ठीक है। हम business professional या फिर किसी और कंपनी को या फिर जिन लोगों के साथ हमारे पर्सनल सॉरी ऑफिशियल डीलिंग्स होती हैं, हम उनके लिए ऑफिशियल लेटर। They can be used when applying for jobs, issuing complaints, expressing interest. तो ये सब चीजें हम कब कर रहे होते हैं, हम ऑफिशियल सेटिंग में कर रहे होते हैं ना। आप अपने फादर के पास जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते, इसी तरह आप अपने फादर को अगर कोई बात कंप्लेन करना चाह रहे हैं, अपनी मॉम से कोई कंप्लेन करना चाह रहे हैं, तो आप उनको लेटर, ऑफिशियल लेटर लिखे कंप्लेन तो नहीं करेंगे ना। तो आप ये सब ऑफिशियल सर्कमस्टांसेस में करते हैं, जिन लोगों के साथ आपके ऑफिशियल टर्म्स होते हैं उनके साथ करते हैं। ऑफिशियल लेटर्स आर ऑफन written using simple and direct sentences with a formal greeting and signature included. तो आपको फॉर्मल ग्रीटिंग्स भी लिखनी है और आपने सिग्नेचर भी इंक्लूड करना है। इसीलिए कोशिश की जाती है कि डियर को हम फॉर्मल लेटर में अवॉइड करें, हम रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेबल, वर्दी, इस तरह के कुछ एडजेक्टिव्स यूज कर लेते हैं, लेकिन हम डियर नहीं लिखते। तो writing an official letter typically requires following very structured and specific format. तो अब हमारे पास ये फॉर्मेट आ रहा है जिसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं ऑफिशियल लेटर राइटिंग के लिए। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है, सेट अप योर फॉन्ट एंड मार्जिन। तो हमने फॉन्ट्स और मार्जिन को सेट करना होता है। हमारे पास मार्जिन की एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है, 1.5 आई गेस इंचेस, सॉरी 1 इंचेस होती है। तो हमने मार्जिन को 1 इंच सेट करना होता है। इसी तरह 12 फॉन्ट साइज हमारा होता है। ऑफिशियल राइटिंग में हम जो फॉन्ट यूज करते हैं वो कैलिब्री होता है, एरियल होता है, टाइम्स न्यू रोमन होता है, ठीक है। तो आप कोई अच्छा सा फॉर्मल फॉन्ट लें, उसका साइज अच्छा रखें, ठीक है, और कलर्स यूज ना करें। ये ना हो कि आपने ऑफिशियल लेटर लिखा है लेकिन आप उसको हाईलाइट करने के लिए उसमें रेड कलर ऐड कर रहे हो, फॉन्ट में कुछ वर्ड आ रहे हो, फिर ब्लू कलर में कुछ वर्ड आ रहे हो, ग्रीन कलर में, और आप उसमें बर्ड्स की और अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके रूम्स की आप सेटिंग्स की पिक्चर्स शेयर कर रहे हो, ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होती। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, क्रिएट योर हेडिंग। हेडिंग में क्या बात होती है, एक्चुअली हम हेडिंग में फॉन्ट सेट करने के बाद हम आ जाते हैं हेडिंग पे। जो बात हमने जैसे डिस्कस की थी ना कि अपना नेम लिखते हैं, मैं रेफर बैक कर रही हूँ जॉब एप्लीकेशन लेटर या कवरिंग लेटर की, जिसमें हम सबसे टॉप पे अपना नेम लिखते हैं, उसके नीचे क्लाइंट के स्पेस के साथ हम
जो एम्प्लॉयर होता है या फिर रेसिपिएंट होता है उसका नेम लिखते हैं, उसकी डिटेल लिखते हैं और फिर एक लाइन के कैप्शन डेट लिख देते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग का मतलब यही होता है। आपने यहाँ पर भी जो ऑफिशियल लेटर्स है उनकी हेडिंग भी इसी तरह से लिखनी है। सबसे ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे अपना नेम लिखें, फिर अपने नेम में एड्रेस और करंट डेट भी ऐड कर दें, फोन नंबर भी ऐड कर दें, ईमेल एड्रेस भी ऐड कर दें, जो जो रिक्वायर्ड आपको लगता है कि इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है आप नेम के साथ उनको ऐड कर दें। और फिर एक लाइन के गैप पर आए, डेट लिखें, फिर एक और लाइन का गैप रखें, फिर आप जो रेसिपिएंट का एड्रेस है उनके बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है आप उनको वो मेंशन कर दें। राइट, यहाँ तक क्लियर है? कोई बात जो समझ नहीं आई? Was there any rocket science? Why are you not people? Why not responding? Hello, if you're not responding, so I can move forward then. थर्ड पॉइंट जो हमारे पास आता है वो है क्वेश्चन। जब उसकी तरफ आते हैं तो आपने जो अपनी सब्जेक्ट लाइन है वो खुद सेट करनी है, क्योंकि जब आप अपने सीनियर्स को या अपनी ऑफिशियल सेटिंग में एक लेटर लिखते हैं तो आपने बताना है, हाईलाइट करना है कि ये क्या सब्जेक्ट है जिस पर लिखा जा रहा है, तो ताकि जो कंसर्न लोग हैं वो ही इससे डील करें, इससे रिलेट करें या इसको बहुत ज्यादा वेटेज प्रोवाइड करें, और जो कंसर्न लोग नहीं हैं वो इसको ज्यादा वेटेज ना दें। एएमएस और फुल ब्लॉक सिस्टम ये दो राइटिंग स्टाइल्स हैं, आप अभी इनसे कंसर्न ना रहे हैं क्योंकि इनकी आपको जरूरत नहीं है। तो हम प्रोसीड करते हैं। बस सब्जेक्ट लाइन में आपने ये बात याद रखनी है कि आपने सब्जेक्ट को मेंशन करना है और क्लियरली मेंशन करना है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, और सब्जेक्ट से पहले भी और सब्जेक्ट के बाद में भी एक एक लाइन का गैप आपको रखना है। फिर आ जाते हैं राइटिंग सैल्यूटेशन पे। राइट, सैल्यूटेशन हमें पता है कि कैसे लिखते हैं। डियर यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन हम डियर को कोशिश करेंगे कि रिप्लेस कर दें रिस्पेक्टफुल या रिस्पेक्टेड या वर्दी से। ठीक है, वर्दी मिस्टर दिस, वर्दी मिस दिस और रिस्पेक्टेबल मिस्टर दिस। ठीक है, तो आपको जो भी नेम लिखना है जिसको भी एड्रेस करना है आप रिस्पेक्टेबल या वर्दी लिखें क्योंकि ये ज्यादा फॉर्मल लगता है। फिर आ जाए फिफ्थ पॉइंट पे, यूज योर बॉडी पैराग्राफ्स टू स्टेट योर रीजन फॉर राइटिंग। अच्छा, बॉडी पैराग्राफ जो है हमने वहां पर अपनी राइटिंग की या हम जो भी जिस पर्पज के लिए भी एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं हमने उसकी रीजन लेनी है, उसकी जस्टिफिकेशन लेनी है कि क्या पर्पज था, क्या ऐसी वजह हुई कि मुझे ये लेटर आपको लिखना पड़ा। तो हम उसके लिए फ्रेजेस भी कुछ यूज करते हैं और स्टार्ट इस तरह से करते हैं कि आई एम राइटिंग यू टुडे बिकॉज, या आई एम राइटिंग यू टू इन्फॉर्म दैट, या आई एम राइटिंग टू प्रोवाइड यू अ फीडबैक रिगार्डिंग दिस थिंग। ठीक है, तो आप इस तरह से एक स्टार्ट अच्छा लिख सकते हैं। कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है सिक्स्थ पर, एड योर क्लोजिंग बॉडी पैराग्राफ एंड सिग्नेचर। तो जो क्लोजिंग बॉडी पैराग्राफ होता है उसके बाद हमारे सिग्नेचर को आते हैं। तो क्लोजिंग बॉडी पैराग्राफ में हमने एंडिंग करनी है अपने लेटर की, हम कंक्लूजन या रेजोल्यूशन की तरफ लेकर जा रहे हैं अपना फॉर्मल लेटर। इसमें क्या लिखते हैं, अपने लेटर को फाइनलाइज करते हैं, कंक्लूड करते हैं, इसको हम बहुत शॉर्टली लिखते हैं और जो मेन पॉइंट होता है जो हमारा मेजर पॉइंट ऑफ राइटिंग है हमने उसको मेंशन कर देना है कि एक दफा फिर बताते हैं कि आपने इसको क्यों लिखा है, आप जिन लोगों को ये लिख रहे हैं वो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जो हमारे कवरिंग लेटर होते हैं वो भी एक तरह से फॉर्मल लेटर में आता है। ठीक है, तो हमने कवरिंग लेटर की अगर आप एग्जाम्पल देखें तो हमने उस पर लिखा था ना, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिस्पॉन्स या लुकिंग फॉरवर्ड टू डिस्कस माई एप्लीकेशन विद यू फर्दर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप उनसे जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप वो बात उसमें लिखें, जो एंडिंग पैराग्राफ है आप उसमें मेंशन करें। फिर आफ्टर क्लोजिंग लेटर यू कैन प्रोवाइड योर क्लोजिंग सिग्नेचर एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये भी आपको पता है कि एग्जाम्पल सॉरी जब आप अपना लेटर एंड कर लेते हैं तो आप एंड पर सिंसियरली या फिर योर सिंसियरली, सिंसियरली योर्स और अपना नेम और ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड। तो यहाँ तक क्लियर है? कोई बात जो समझ नहीं आई, कोई एम्बिग्विटीज, कोई क्वेरीज, कोई इश्यूज? नो मैम, एवरीथिंग इज क्लियर। और जिस बच्चे को समझ नहीं आता था वो तो क्लास नहीं लेता, जो क्लास लेते हैं उनको समझ आ जाता है। यस मैम। वो एक बच्चा था जिसको समझ नहीं आता था, आए वो ऑब्जर्व कि वो क्लास नहीं लेता,
और तो फिर इसलिए मैं ये पूछ रही हूँ कि जो बच्चे क्लास लेते हैं उनको समझ आ जाता है लेक्चर, या उनको भी समझ नहीं आता? मैम आए या ना आए क्लास तो मस्त लेनी है, शायद ये रूल है मतलब समझ ऑनलाइन नहीं क्लास। आता, मतलब समझ नहीं आता तो आप पूछ लिया करें। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आपको समझ नहीं आ रहा तो आपने पूछना भी नहीं है? कोई रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है? नो मैम, अब हम क्या क्या पूछें आपसे? अच्छा, दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपकी डिग्री जा रही है बीएस इंग्लिश। आप अभी से अगर कोशिश नहीं करेंगे कि आप कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करें और इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करें, तो फिर आप अपनी डिग्री को अपने लिए फ्रूटफुल बना सकें, इस बात के चांस बहुत रेयर है। दूसरी बात ये कि मैंने जो डॉक्यूमेंट्स आपको शेयर किए हुए हैं वो मैंने तकरीबन एक हफ्ता पहले शेयर किए थे, पिछले सैटरडे पे शेयर किए थे। आप इनको रिव्यू करें, आपको वैसे अब तक रिव्यू कर लेनी चाहिए। अगर नहीं किए तो कोई बात नहीं, एक दफा फिर करें, हम नेक्स्ट क्लास रखेंगे। पीडीएफ वाले कर लिए थे मैम, और जो दूसरे हैं मैम वो नहीं हो पा रहे। क्या नहीं हो पा रहे? जो डॉक्यूमेंट पीडीएफ के सॉफ्टवेयर से आए थे वो रिव्यू हो चुके हैं। आपका एक सेपरेट और जेन्युइन इशू है, ठीक है? इसके अलावा की बात करिए मैं, कोई बात नहीं समझ आती मुझे कांटेक्ट करें, मैम रहीला को कांटेक्ट करें और उनसे डिस्कस करें कि क्या इश्यूज आ रहे हैं, या फिर मुझसे डिस्कस करें कि क्या इश्यूज आ रहे हैं। जब मैंने आपको कभी मना नहीं किया कि मैं आपको फैसिलिटेट नहीं करूंगी, इसका मतलब ये है कि मैं आपको फैसिलिटेट जरूर करूंगी। तो आप अपनी इश्यूज जो होते हैं, अपनी क्वेरीज जो होती हैं, उनको डिस्कस क्या करें, वो बेहतर है इससे कि आप अपने इश्यूज को अनरिजॉल्व छोड़। अनरिजॉल्व का मतलब है अनसॉल्व, ठीक है? वो जिस तरह से हैं उसी तरह छोड़। तो यहाँ पर अपनी क्लास एंड करते हैं, यहीं से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे और अगर कोई इश्यूज हुए या क्वेरीज हुई तो उनको भी डिस्कस करते हैं। ओके।